हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एज प्लान्ड हम आ गए हैं अपने सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, विच इज AS20, विच टॉक्स अबाउट अर्निंग्स पर शेयर और उसकी अकाउंटिंग के बारे में। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत अब रिवाइज कर लेते हैं। अर्निंग्स पर शेयर, पहली बात तो है क्या, ईपीएस होता क्या है, क्यों निकाला जाता है। ईपीएस जो है एक हमारी एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि एक शेयर ने हमें एक साल के अंदर क्या कमा कर दिया है। तो उसी के बारे में जो डील करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, AS20। तो यहाँ पे बात करता है कि सबसे पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता क्या है कि भाई ईपीएस निकलेगा कैसे, ईपीएस निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कंप्यूटेशन की। आप ईपीएस निकालोगे सही, उसको डिस्क्लोज कहाँ करोगे, उसको डिस्क्लोज करोगे ऑन द फेस ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि आप इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी जो है कंपैरिजन कर पाओगे कि किसने एक शेयर के बदले ज्यादा प्रॉफिट हमें कमा के दिया। बट इसको जितना सिंपल लग रहा है इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप सीए इंटर की पढ़ाई कर रहे हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेसिक ईपीएस, एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। बट हम निकाल रहे हैं अर्निंग्स। अर्निंग्स किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे अर्निंग्स सारे शेयर कैपिटल के लिए नहीं निकलती। यहाँ पे अर्निंग्स की बात करते हैं खाली मालिक, जो मालिक लोग हैं कंपनी के, कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसके लिए हम क्या निकालते हैं, अर्निंग्स पर शेयर। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा प्रेफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर क्या है, हमारी एक फाइनेंशियल रेशियो है। फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें क्या बताता है कि एक इक्विटी शेयर ने हमें कितनी अर्निंग्स कमा कर दी हैं एक साल के अंदर। जो हमारा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उसके अंदर भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसपे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर पे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एक शेयर ने हमें कितना कमा के दिया है। तो अब यहाँ पे हमें छोटी मोटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहले तो डेफिनेशंस की, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जो कि प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं, किससे रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको अगर आप डिविडेंड की बात करोगे तो इक्विटी से पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा। तो एक उनके पास ये वाली प्रेफरेंशियल राइट है। दूसरी क्या है कि अगर इनकेस कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी वाइंड निगम में चली जाती है, तो इक्विटी से पहले किसकी कैपिटल रिपे करी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल जो है रिपे करी जाएगी, जिसके लिए हम उनको कहते हैं कि ये जो है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे बात आता है, एक नई टर्म आती है पोटेंशियल, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डील करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम समझते हैं भाई ईपीएस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, ईपीएस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा बेसिक ईपीएस, एक होता है हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस किस चीज की बात करता है, बेसिक ईपीएस कहता है कि भाई जो भी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसको आप भाग कर दो किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से जो एट प्रेजेंट आपके पास हैं और जो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास रहे हैं, उनसे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, ये कहता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बट यहाँ पे खाली नंबर की बात नहीं करता है, ये कहता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मतलब खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट पे आपसे बात नहीं कर रहे कि ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लो, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर जो भी शेयर जितने टाइम पीरियड के लिए लिया रहा है, ठीक है, उतनी उतनी वेटेज देके हम उसको यहाँ पे जो है इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बात आती है सर, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। अभी खाली हम थोड़ी फी ले लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कहता क्या है, ठीक है। सपोज डाइल्यूटेड ईपीएस का एग्जांपल लेते हैं, क्या, आप फैमिली में चार लोग, आप फैमिली में चार लोग हो, ठीक है। आपने कहा कि आज हम जो है चाय समोसा खाते हैं, शाम के टाइम चाय समोसा खाएंगे, ठीक है। तो आप सबके लिए एक एक समोसा लेके आए। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि समोसा क्या है हमारा, समोसा इज आवर अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हमारे जो हैं इक्विटी होल्डर्स हैं, ठीक है। अभी खाली मतलब समझना हम डाइल्यूटेड क्यों पढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम बेसिक निकालेंगे तो हमारे क्या होगा, कितने समोसे थे, चार समोसे, चार लोग थे, ठीक है। हमारा बेसिक ईपीएस कितना निकला, एक, ठीक है। वन समोसा वन पर्सन, ठीक है, पर पर्सन एक समोसा आ गया, एक ईपीएस निकलता है। अगर आपको यहाँ से एक फोन आता है इनका, अपने रिलेटिव का, कि हम भी आपके पास आ रहे हैं, हम दो लोग हैं और आपके साथ चाय पानी पियेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे हम तो चार समोसे लेके आए थे, ठीक है। अब ये लोग, आप क्या सोचोगे, आप कहोगे सर अब तो बाहर जा नहीं सकते हम, ठीक है। अब ये लोग तो आ गए हैं, हम कहेंगे चलो ठीक है हमसे ही मिल बांट के खा लो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डाइल्यूटेड कैसे निकलेगा, हम कहेंगे भाई और समोसे तो कितने थे, चार ही थे, अर्निंग तो चार ही थी, खाने वाले कितने हो गए, छह। तो हमारा समोसा जो है ज्यादा लोगों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल गया, तो मैं यहाँ पे कहूंगा मेरा ईपीएस जो है 0.66 हो गया, ठीक है, जो कि घट के कितना आ गया, 0.66 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं, एग्जाम में हमें समोसा पूछेगा नहीं, यहाँ पे जो रिलेटिव है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल इक्विटी होल्डर्स,
ठीक है। पोटेंशियल इक्विटी होल्डर्स का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी होल्डर्स वो हैं जो आएंगे तो सही आपकी कंपनी में, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर तो बन जाएंगे बट लेके कुछ नहीं आएंगे या लेके ज्यादा नहीं आएंगे जितनी की उनको वैल्यू मिल रही है। तो मतलब क्या, जो आपका ईपीएस जो है, बेसिक ईपीएस को घटा देता है, ऐसा होल्डर को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल इक्विटी होल्डर। और इसी ईपीएस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस, जिसमें हम बेसिक ईपीएस इंटैक्ट रखते हैं, उसके अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं किसकी? पोटेंशियल इक्विटी होल्डर की अर्निंग्स में भी और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर भी। ठीक है। तो यहाँ के लिए अभी हम एक चीज के लिए सिंपल रखते हैं कि भाई ऐसे लोग जो आएंगे तो सही बट लेके कुछ नहीं आएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए थे, तो आपने कहा था कि भाई अभी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर दो, 5 साल बाद आपको इसमें इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप 5 साल बाद जब उनको कन्वर्ट करोगे तो आपको वो कुछ लेके आएंगे? नहीं, वो तो कन्वर्जन मांगेंगे अपना। तो ऐसे होल्डर्स, ऐसे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो उस टाइम पे कन्वर्ट होके इक्विटी में तो आ जाएंगे बट लेके कुछ नहीं आएंगे, बट मेरी ईपीएस की वैल्यू को जो है डिक्लाइन कर देंगे, उनको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल इक्विटी होल्डर्स। तो आ रही है, अभी हम टर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है। टर्म्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, और हमारे क्या हो सकते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। और ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम किसको कहते हैं? जिनके बदले या तो हमें एसेट मिल जाती है या तो लाइबिलिटी मिल जाती है। ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट जो एंटाइटल करता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है। इक्विटी शेयर बन जाओ, शेयर्स आपको जो है मिल जाएंगे, होल्डर को जो है एंटाइटल कर देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल इक्विटी शेयर। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? डेट इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या है? कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है। शेयर वारंट्स हो गए, ऑप्शंस हो गए। ऑप्शंस कौन से? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हो गए कि भाई एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो उसको इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे। शेयर वारंट्स हो गए। शेयर्स जो आपके कौन से आते हैं? कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स हो गए कि मतलब अगर ये इवेंट अकर हो गया, सपोज मैंने लोन लिया था किसी से, अगर मैं लोन को रिपे ना कर पाया तो मुझे जो है शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अगर वो कंटिजेंसी हैपन हो गई, कंटिजेंसी अकर होगी, तो मुझे जो अगर वो शेयर्स इशू करेंगे तो उसको कहते हैं कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स। तो ये भी किसकी डेफिनेशन में कवर होते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन में। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात कहते हैं कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं हमारे, ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर्स में हम डिविडेंड एंटाइटल नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको क्या मानते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर ही कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अवर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आ गया ये, ठीक है, आ गई। तो हमारा बेसिक ईपीएस तो बिल्कुल ही सिंपल है। बेसिक ईपीएस तो सीधा कहता है कि भाई नेट प्रॉफिट और लॉस ले लो, कौन सा? जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, जो एट्रीब्यूटेबल टू किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको दे दे कि भाई अर्निंग्स इतनी थी और प्रेफरेंस डिविडेंड इतना था, अर्निंग्स बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड इतनी थी और प्रेफरेंस डिविडेंड आपको दिया हुआ है, तो आपको जो ईपीएस के लिए कंसीडर करना, वो क्या कंसीडर करना है? जो एट्रीब्यूटेबल टू होगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। आ गया ये, यस। ओके। तो अब हमने न्यूमरेटर तो क्लियर हो गया। न्यूमरेटर बेसिक के लिए तो हमारा क्लियर है, डाइल्यूटेड के लिए भी आगे बात करते हैं। बेसिक के लिए तो हमने कह दिया भाई अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड हटा के जो अर्निंग्स अवेलेबल है उसको हम कंसीडर कर लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग अवर बेसिक ईपीएस। अब नीचे बात आती है, हमने कहा था भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नहीं नहीं सर, हमने कहा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो वेटेड एवरेज कैसे लेंगे? वेटेड एवरेज हमारा सिंपल सा लॉजिक है, जोन सा शेयर जितने टाइम के लिए हमारे पास रहा है उतने टाइम पीरियड के लिए हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था 1800 शेयर का, मतलब हमारे पास शुरुआत में 1 जनवरी, यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है तो हम कह रहे हैं 1 जनवरी को 1800 शेयर हमारे पास थे। हमने 31 मई को कितने शेयर इशू किए? 600 शेयर इशू किए, और 1 नवंबर को बायबैक कर लिया, मतलब मार्केट से वापस ले लिए कितने शेयर? 300 शेयर। तो हम यहाँ पे अगर लेके चलते हैं, हमने कहा था भाई 1 जैन है, 31 मई है और 1 नवंबर, राइट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 जनवरी को हमारे पास कितने थे? 1800 शेयर थे। 31 मई तक आए, कितने महीने बीत गए? 5 महीने बीत गए, 600 शेयर यहाँ पे प्लस हो गए, और यहाँ पे माइनस हो गए कितने शेयर? 300 शेयर। मई से हम नवंबर तक गए तो कितने महीने बीत गए हमारे? ठीक है, 5 महीने हमारे यहाँ बीत गए, और इसके बाद हमारे 2 महीने हमारे 31 दिसंबर तक, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1800 शेयर हमारे कितने टाइम के लिए रहे? 5 महीने के लिए। हम कहेंगे 1800 इंटू 5/12 टोटल टाइम। फिर हमारे पास 600 शेयर ऐड हो गए, तो 600 शेयर मतलब 1800 प्लस 600, ठीक है, कितने? 2400 शेयर इंटू कितने महीने के लिए? 5/12 प्लस माइनस हो गए हमारे 300 शेयर, बायबैक कर लिया हमने, तो 2400 में से 300 कट गए, 2100 शेयर कितने टाइम के लिए रहे? 2/12 के लिए। जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं, 1800 शेयर रहे 5 महीने के लिए, 2400 शेयर रहे 5 महीने के लिए, और 2100 शेयर रहे 2 महीने के लिए। जो आंसर निकल के आया हम उसको कहेंगे क्या? ये जो आपका है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। दैट इज क्लियर।
ठीक है। तो डाइल्यूटेड हो चाहे बेसिक हो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपको ऐसे सिंपल तरीके से ही निकालना पड़ेगा, बशर्ते अगर इसके अंदर पार्टली पेड अप शेयर की बात आ जाती है तो हम उसके लिए उसकी एडजस्टमेंट एक अलग से करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करता है कि भाई आपने यहाँ तो देख लिया कि शेयर इशू हुए थे, आपने 31 मई की डेट ले ली, बट ये डेट कैसे डिटरमाइन करोगे? तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिनेरियोस बता के दिए हैं कि अगर इन कैश और आपने शेयर इशू किए थे तो जिस दिन कैश रिसीवेबल हो गया आपको, ठीक है, अगर आपने कन्वर्जन किए थे तो डेट ऑफ कन्वर्जन से आप ले लोगे, ठीक है। तो ये आप एक बार के लिए रीड आउट ले सकते हो, सिंपल है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे कि आपको इंक्लूड कब करना है उन शेयर्स को अपने इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। ओके, ठीक है। अगर आपका अमालगमेशन हो रहा है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो डेट ऑफ एक्विजिशन ले लोगे, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो आप फ्रॉम द बिगिनिंग ही मान लोगे, बिकॉज मर्जर के अंदर तो कोई कंपनी खत्म हुई नहीं, दो कंपनी आपस के अंदर मिल गई तो दोनों के ऑपरेशन चल रहे थे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है उसको जो मान लोगे स्टार्टिंग से ही आपका जो है चल रहा था। अब यहाँ पे कहता है पार्टली पेड अप शेयर्स को, अब यहाँ पे कहता है पार्टली पेड अप शेयर्स आर ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट दैट they were entitled to participate in dividends related to a fully paid up equity share। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पार्टली पेड अप शेयर हैं आप उसको जो है प्रोपोर्शनेटली ले लो ऑन द वैल्यू, जितना एक्सटेंट तक वो पेड हैं, जितने एक्सटेंट तक तो वो पेड अप हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, अगर हमारे पास शेयर थे 1800 शेयर थे और इशू किए हमने 600 शेयर, जिसकी पेड अप वैल्यू कितनी, इनकी 5 और इनकी 10 है, तो आप क्या करोगे 1800 तो हमारे 12 के 12 महीने रहे क्योंकि हमारे पास बिगिनिंग में थे और हमने इसको कुछ बायबैक भी नहीं किया, और जो इशू किए हैं वो 2 महीने के लिए दिए, ठीक है। 31 अक्टूबर को इशू किया तो नवंबर और दिसंबर का महीना, तो 300 इंटू 2/12। अब ये 300 कैसे आया, 300 आप निकालोगे 600 शेयर थे आपके, ये कैसे निकलेंगे 600 इंटू 5/10, ठीक है। 5/10 किया तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके 300। तो आपने प्रोपोर्शनेट कर दिया इसको किसमें, पेड अप वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है, पेड अप वैल्यू के बेसिस पे आपने कर दिया इनको प्रोपोर्शनेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ही एडजस्टमेंट आती है हमारे पास इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा क्लियर है और हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्लियर है, ठीक है। तो हम जो है बेसिक ईपीएस आराम से निकाल सकते हैं, इसके अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट और राइट इशू की। ये क्यों इंपैक्ट करते हैं हमारे ईपीएस को, बिकॉज बोनस शेयर जो होते हैं आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम शेयर इशू करते हैं उनको कहते हैं बोनस शेयर, इनके लिए हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिलते। तो क्या ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर है? आप तो कह रहे थे सर कि जिसके बदले हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे मेहमान जो लेके कुछ नहीं आ रहे बट वो इक्विटी शेयर होल्डर बन रहे हैं उनको हम कहते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो बोनस शेयर अगर हम ले चुके तो ये पोटेंशियल होंगे? आंसर इज नो, बिकॉज हमने पढ़ी थी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में लिखा होता कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में आप इक्विटी शेयर इशू करोगे उसको हम कहते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो क्या बोनस वालों के पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जिसके बदले में इनको क्या मिल गया बोनस शेयर? नहीं सर, ऐसा तो कोई इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि बोनस शेयर जो है पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है, बट बोनस इशू के लिए बेसिक ईपीएस जो निकाल रहे हैं हम मान लेते हैं कि ये मिड ऑफ द ईयर नहीं, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ओपनिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पड़े थे, ठीक है, पिछले साल जितने पड़े थे उसी के बेसिस पे सारा इनिशिएशन से ये बोनस इशू को हम मानेंगे, मतलब हम मान लेंगे एज इफ ये शेयर जो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड से थे, बिकॉज ये जो हम बोनस इशू कर रहे हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कर रहे हैं जो हमारे पास पिछले सालों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं प्रॉफिट से कर रहे हैं जो पिछले सालों में हमने कमाया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। अब क्या होता है, ये तो हो गया सर हमारा बोनस इशू, ये तो नॉर्मल जिंदगी होगी। अब आता है बोनस एलिमेंट। क्या है जी बोनस एलिमेंट? बात करते हैं राइट शेयर। राइट शेयर क्या होते हैं? सपोज मेरा मार्केट प्राइस ऑफ एक शेयर है 100 रुपए, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कह देता हूँ कि आप ये मुझसे 80 रुपए में खरीद लेना, आपका भी बेनिफिट है, आप 80 में खरीद के 100 पे बेच सकते हो। तो ये क्या होते हैं राइट शेयर। बट राइट शेयर की सबसे बड़ी खूबी क्या है, राइट शेयर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं राइट टू रिनाउंस, ठीक है, रिनाउंसमेंट का राइट जिसमें मिल जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस राइट को कि मैं 80 रुपए में शेयर को खरीद सकता हूँ, ये राइट मैं किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूँ फॉर अ कंसिडरेशन। तो सपोज मेरे पास अगर एक राइट आ गया कि मैं एबीसी लिमिटेड का शेयर 80 रुपए में खरीद सकता हूँ, तो मैं गया मिस्टर ए के पास, मैंने कहा मिस्टर ए आप मुझसे ये राइट खरीद लो, कितने रुपए में? आप मुझसे राइट खरीद लो 5 रुपए में, ठीक है। मिस्टर ए कहेगा कैसे भाई? वो मैं कहूंगा आपको तो फायदा ही है, आप 80 रुपए का शेयर खरीदना, 5 रुपए आपने मुझको दिए, 85 रुपीज की अभी टोटल कॉस्ट है और मार्केट में शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, तो आप जो है 15 रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। तो मेरे पास कुछ ना होते हुए 5 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। आंसर इज यस। ए भी कहेगा अच्छा ठीक है यार आप 15 रुपए मैं भी कमा लूंगा, मेरे लिए तो कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। बट आप देख सकते हो कंपनी को जो है ये शेयर तो 80 में ही दिया कंपनी ने, तो वो तो 5 रुपए मैं कमा गया, बट कंपनी के लिए जो 100 की चीज वो 80 में दे रही है, तो मैं कह सकता हूँ 20 रुपए कहीं ना कहीं वो फ्री में दे रही है। तो मतलब जो शेयर होल्डर बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ वो शेयर होल्डर जो बन तो रहा है, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर्ड है वो, ठीक है, बन तो रहा है, बट उसको 20 रुपए के लिए ऐसा मुनाफा लेके जा रहा है जिसके लिए वो कुछ लेके नहीं आ रहा है, राइट।
तो मतलब 20 रुपए का उसके अंदर क्या हो सकता है, बोनस एलिमेंट हो सकता है, जितना भी मार्केट प्राइस और राइट इशू के प्राइस के अंदर डिफरेंस है। तो मैं कहूंगा बोनस एलिमेंट इन एनी अदर इशू, फॉर एग्जांपल अ बोनस एलिमेंट इन अ राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ऑब्वियसली अगर 100 की चीज मैं 80 में दूंगा तो मैं कहूंगा कुछ तो फ्री फंड में जा रहा है। अगर कुछ भी फ्री फंड में जाता है तो मैं कहता हूँ ये क्या मेरा पोटेंशियल होल्डर है, या फिर मेरा जो है अर्निंग्स को डाइल्यूट करता है ये चीज। शेयर स्प्लिट भी बोनस का एक पार्ट हो गया एक तरीके से, एंड रिवर्स शेयर स्प्लिट। अभी हम बात करते हैं किसकी, बोनस इशू और शेयर स्प्लिट। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो बढ़ जाते हैं, शेयर स्प्लिट से भी बढ़ जाते हैं और बोनस इशू से भी बढ़ जाते हैं, बट ये जो है विदाउट एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज होता है। मतलब ये लोग लेके कुछ नहीं आते, ये लोग लेके कुछ भी नहीं आते, बट इनका जो है न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर तो जरूर बढ़ा देते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या कि हम number of equity share outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of equity share outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period reported, means along with the impact in the current year adjustment। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, आप जो है इसका डिनोमिनेटर तो बढ़ा रहे हो, बिल्कुल बढ़ा रहे हो। तो हम मानते हैं कि ये जो प्रीवियस हमारा रिपोर्टिंग पीरियड था, ठीक है, जैसे मैंने सपोज आज अगर बोनस शेयर इशू किया तो मैंने कौन से शेयर होल्डर को किए होंगे, जो अभी तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, और कौन सी अर्निंग्स में से किए होंगे, जो अभी तक मैं कमाता आ रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि भाई इस साल का खाली बोनस नहीं है, इसमें बोनस एलिमेंट जो है पिछले सालों का भी जुड़ा हुआ होगा। जो पिछले सालों से इक्विटी शेयर होल्डर्स आ रहे थे उनको भी बोनस दे रहे हो। तो ये कहता है आप इसको तो इस साल तो मानो ही मानो बोनस, प्लस पिछले साल की ईपीएस को भी आप क्या करो, रीस्टेट करो, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ट्रू एंड फेयर इंपैक्ट जो है दिख पाए। तो एग्जांपल लेते हैं हम, ये कहते हैं कि भाई हमारे पास नेट प्रॉफिट थे 18 लाख रुपए के, नेट प्रॉफिट करंट ईयर के हैं 60 लाख रुपए के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं 20 लाख। अब ये बोनस इशू किया हमने 1 अक्टूबर 2002 को, एंड 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर हमने जो है दिया है आउटस्टैंडिंग, जो कि था कब, 30 सितंबर को, ठीक है। तो मतलब 2 शेयर दिए हर एक शेयर के बदले। तो हमारे पास अभी कितने शेयर थे, 20 लाख, एक के बदले में 2 दिया है, तो हम कहेंगे 40 लाख इक्विटी शेयर जो है इशू है एज बोनस शेयर, राइट। अब जब हम करंट ईयर का ईपीएस निकालेंगे तो ये लोग लेके आए कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं लेके आए। तो हम कह रहे हैं 60 लाख तो मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर थी, जो कि मेरी यहाँ से आ गई। नीचे क्या हुआ, न्यू डिनोमिनेटर बढ़ गया मेरा, 20 लाख तो पहले थे, 40 लाख बोनस वाले आ गए, 1 रुपए का मेरा ईपीएस आ गया। बट मैंने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई जहां पे बोनस इशू होता है तो वहां पे पिछले साल का भी ईपीएस में क्या करता हूँ, रीस्टेट करता हूँ। तो पिछले साल का भी ईपीएस अगर रीस्टेट कर रहा हूँ उसको कहते हैं एडजस्टेड ईपीएस निकालना। तो पिछले साल की अर्निंग कितनी थी, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए लिए, नीचे 20 लाख इक्विटी शेयर थे, प्लस मैंने बोनस शेयर भी जो है ऐड कर दिए, तो पिछले साल का एडजस्टेड ईपीएस जो है निकल आया। दिस इज द एडजस्टमेंट वी डू इन केस ऑफ बोनस इशू। अब आते हैं हम नीचे राइट इशू पे। सर आप तो राइट इशू की भी बात कर रहे थे, जिसके अंदर बोनस एलिमेंट प्रेजेंट होता है, पूरा बोनस का पार्ट नहीं होता, बिकॉज बोनस इशू में तो आप सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, बट आप राइट शेयर के केसेस में कुछ पार्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो। यहां तक क्लियर है, राइट। आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं, फटाफट आसानी से समझ आ जाएगा। नेट प्रॉफिट दिए हुए थे 2001 के 11 लाख रुपए के, नेट प्रॉफिट करंट ईयर के दिए हुए हैं 15 लाख रुपए के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू 5 लाख थे, मतलब राइट इशू से पहले मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 5 लाख रुपए। राइट इशू मैंने कितने पे किया, 15 रुपए पे। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट है 1 मार्च 2000, मतलब इस डेट तक मैं राइट जो है एक्सरसाइज कर सकता हूँ। राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या कितने राइट इशू होंगे, 1 शेयर 5 शेयर के बदले, तो मैं कह सकता हूँ 1 लाख शेयर जो है वो आप केस में दे रहे हो, एज अ राइट इशू दे रहे हो। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1 मार्च 21 रुपए। तो मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 21 रुपए की थी आपकी राइट इशू से पहले प्राइस, और आप 21 रुपए की चीज को कितने में दे रहे हो, 15 रुपए में दे रहे हो। तो आप कह सकते हो सर इसमें तो बोनस एलिमेंट होगा। यस, बोनस एलिमेंट तो होगा ही होगा, बिकॉज आप जो है कम दाम में दे रहे हो, कंपनी कुछ तो फ्री फंड में दे रही है। अब हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पे हमें एक निकालनी पड़ती है थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज दिस सर, थ्योरेटिकल एक्स राइट मतलब पहले वाली नहीं, एक्स से पहले वाले पे नहीं जाना हमने, नहीं, थ्योरेटिकल एक्स राइट मतलब राइट इशू के बाद आपकी फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी शेयर, राइट। थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर हम उसको कहते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी सर, हम कहेंगे कि भाई आपके पास जो है पहले कितनी मार्केट वैल्यू थी, कितनी फेयर वैल्यू थी आपकी, कैसे निकालोगे। हम कहेंगे फेयर वैल्यू इमीडिएटली राइट इशू से पहले क्या थी, कितने शेयर थे आपके पास, 5 लाख शेयर थे, और कितने का भाव था पहले, 21 रुपए का भाव था, ठीक है, ये तो थी आपके पास राइट। और अब भी आपके पास आ गया, तो आपने क्या इशू किया जी, 1 लाख शेयर इशू किए 15 रुपए के भाव पे। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके कितने हैं, 5 लाख हैं और प्लस 1 लाख है, ठीक है। अब आप इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 20 रुपए। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू को कहते हैं कि राइट इशू के बाद ही आपकी फेयर वैल्यू क्या होगी, विच इज 20 रुपीज। तो मैं कह सकता हूँ मेरा शेयर प्राइस जो है घट गया 21 रुपए से
₹20 पे आ गया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरा बोनस एलिमेंट निकल जाएगा। यस, तो यहां से मैं क्या निकालता हूँ, एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसको मैं बोनस फैक्टर भी कहता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, जो मेरा फेयर वैल्यू प्रायर टू राइट इश्यू थी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो आफ्टर द राइट इश्यू थी, प्रायर टू राइट इश्यू डिवाइडेड बाय आफ्टर राइट इश्यू। तो 21/20 मेरा क्या आ गया, बोनस फैक्टर आ गया 1.05, राइट। अब इस बोनस फैक्टर को मैं फैक्टर इन करूंगा कहां पे, अपने ईपीएस की कैलकुलेशन के अंदर, तो मेरी जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। तो मेरा ईपीएस जो पिछले साल मैंने रिपोर्ट किया था, क्या किया होगा, मेरा कितना प्रॉफिट था, 11 लाख का प्रॉफिट था, 5 लाख शेयर थे, तो 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 2.20 का मैंने ईपीएस जो है रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बोनस फैक्टर को फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 11 लाख तो मेरा अर्निंग से कांस्टेंट ही है, लेके तो कुछ नहीं आया मेरे पास पिछले साल, बट 5 लाख इनटू मैं किसको कर दूंगा 1.05, दिस इज माय बोनस फैक्टर। जैसे कि मैंने बोनस इशू के केस में बोनस शेयर्स ऐड कर दिए थे व्हाइल कैलकुलेटिंग माय एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर या फिर रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे बोनस फैक्टर को फैक्टर इन कर दूंगा व्हाइल कैलकुलेटिंग माय रीस्टेटेड ईपीएस, राइट। अब बात करते हैं करंट ईयर के ईपीएस में। करंट ईयर के ईपीएस में क्या होगा, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ राइट इशू जो है 1 मार्च को हो गए थे, तो जैन और फेब तक मेरे 5 लाख शेयर होंगे और उसके बाद मेरे 6 लाख शेयर चल रहे होंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो बोनस फैक्टर तो पिछले वाले पे ही होगा, बिकॉज हम क्या बात करते हैं, बोनस इशू के बाद वाले शेयर के लिए थोड़ी हम बोनस फैक्टर निकाल रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं भाई जब तक पुराने शेयर चल रहे थे उसमें भी कुछ ना कुछ बोनस का फैक्टर जुड़ा हुआ था। अब तो हमने पूरा 1 लाख जोड़ दिया है, अब हमें कुछ नहीं करना, बट हम क्या कहेंगे, भाई 5 लाख शेयर आपके 2 महीने चले थे, इस पे आप बोनस का फैक्टर लगा दो, और 6 लाख शेयर तो 10 महीने हमारे चले ही चले, तो ये हमारे आगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, इसको आप डिवाइड करते हुए इसको हम कहेंगे बेसिक ईपीएस आफ्टर राइट इशू। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक हमारी बेसिक ईपीएस की कहानी आती है। तो बेसिक ईपीएस के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि भाई अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होनी चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कैसे आते हैं, आसान तरीके से जो सा शेयर जितने जितने टाइम के लिए रहा हम उसको जो है इंक्लूड कर लेते हैं उसकी वेटेड एवरेज निकाल के। यहाँ पे हमने 2-3 चीजें और पढ़ी, सर बोनस इशू आ जाता है। यहाँ पे बोनस इशू आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो बोनस इशू आया ये आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये जो आपने अर्निंग्स को कैपिटलाइज किया है, ये आपने पुरानी अर्निंग्स को कैपिटलाइज किया है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि बोनस इशू जो है करंट ईयर को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, पिछले साल के ईपीएस को भी इफेक्ट कर देगा, और हम एज्यूम कर लेंगे प्रायर पीरियड के बिगिनिंग से जो है बोनस इशू हुआ है। और दूसरा शेयर आता है बोनस एलिमेंट वाले शेयर, वो कौन से होते हैं, होते हैं राइट शेयर। जैसे कि जो शेयर 100 पे चल रहा था हमने 80 पे दे दिया, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, तो उसके अंदर हम कहते हैं यार कुछ तो फ्री फंड में जा रहा है, जो फ्री फंड में जा रहा है वो हमारा क्या है, बोनस एलिमेंट है, और उसको हम जो है अकाउंट फॉर करते हैं कैसे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के। उसके अंदर भी हम थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू कहते हैं, एक्स पुरानी वैल्यू नहीं होती, एक्स होती है नई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स अपने वाला नहीं ले जाना, हम अकाउंट वाले एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स जो है आगे वाली वैल्यू, मतलब जो है राइट इशू के बाद वाली वैल्यू को हम कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, यस, ओके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अगली चीज, नया टॉपिक, जो बात करते हैं कि इसकी डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। सर अभी आप इतनी सारी बातें करके आए हो, पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता है, आपने शेयर वारंट्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, आप इतनी देर से बोली जा रहे हो, बट है क्या, क्या क्यों निकाल रहे हैं। हमने ये तो समझ लिया था कि भाई ये वो वाले मेहमान है जो आ तो रहे हैं बट लेके कुछ नहीं आ रहे, बट यहाँ पे हमारा समोसा काम कर जाता तो फिर हम सीए ही क्यों कर रहे होते। यहाँ पे थोड़ी बातें अलग आएंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या, in calculating diluted earnings per share, effect given to all dilutive potential shares were outstanding at during the period, that is net profit for the period attributable to equity shareholder। तो मतलब अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई नेट प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो आप ऐसे ही ले लो, ठीक है। तो मैं भी यही कह रहा था कि भाई बेसिक ईपीएस तो आप ऐसे ही ले लो, ठीक है, बेसिक ईपीएस को आप एज इट इज ही रहने दो, उसके आगे आप डायल्यूशन की बातें जो है शुरू करो। है बातें कैसे शुरू होंगी, आओ हम नीचे समझते हैं। यस, कहाँ गए, ओके, डाइल्यूटेड ईपीएस, फटाफट फटाफट। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हम बात करते हैं किसकी, पहले तो सर अर्निंग्स, जो कि हमारा न्यूमरेटर होता है सर। हमने कहा ओके, अर्निंग्स के अंदर जो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स है वो तो रख लो, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट करो, प्लस माइनस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सर किसकी कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो उनके एडजस्टमेंट कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के केस में मैं कह सकता हूँ कि भाई डिवेंचर अगर मेरे पास मैंने इशू किए हुए हैं तो मुझे उस पर क्या पे करना पड़ता है, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो मैं इस पे टैक्स का बेनिफिट ले लेता हूँ,
राइट। इनकम टैक्स में मुझे खर्चा लाभ हो जाता है। तो सपोज अगर मैं अपने इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा है, यहां से ना चल के हम चलते हैं, ये मेरी अर्निंग्स है सपोज 1 लाख रुपए, इसमें से माइनस करता हूँ एक्सपेंस सपोज 50,000 रुपए का, ठीक है, जिसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कितने का, 10,000 रुपए का, लेट्स अज्यूम। तो मेरा 50,000 का क्या आया, पीबीटी आया, इस पर मैं टैक्स देता हूँ 30%, कितना, 15,000 रुपये टैक्स दिया, मेरा 35,000 जो है पैट। यहाँ तक तो सिंपल है, बट मैं कह सकता हूँ जो मेरा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ इसके अंदर कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग जुड़ी हुई है। सर कैसे, देखो जी, अगर मुझे ये इंटरेस्ट, अगर ये डिबेंचर जो है इक्विटी होल्डर में कन्वर्ट हो जाए तो मेरी कितने की सेविंग होगी अर्निंग्स के अंदर, 1 लाख रुपए की तो मेरी अर्निंग्स थी, और मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा पीबीटी कितना आएगा, 60,000 रुपये, टैक्स कितना बनेगा, 18,000 रुपये, टैक्स 18,000 रुपये बना, और कितना आ गया मेरा ये 42,000 रुपीज। तो ये 35,000 से कितने पे आया, मैं कितना खर्चा बढ़ गया मेरा, मेरा बढ़ गया 7,000 रुपये। सर ये कैसे हो गया, आपने तो यहाँ पे कुछ और ही किया था, मतलब खर्चा नहीं बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, सॉरी, ठीक है। तो ये कैसे हो गया जी, हमारा तो 10,000 रुपये से खर्चा घटा है और प्रॉफिट बढ़ा 7,000 रुपये से, ऐसा क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे हम अगर 10,000 रुपये का खर्चा क्लेम कर रहे थे तो हम उसके ऊपर जो है टैक्स भी जो है बेनिफिट ले रहे थे, क्योंकि हमें टैक्स उतना ही कम पड़ता था, बिकॉज वो खर्चा अलाउ हो जाता था। तो इसलिए जब हम कन्वर्टेबल डिवेंचर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में, तो हमारी इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती है, और इंटरेस्ट क्या होती है, नेट ऑफ टैक्स होती है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो नेट ऑफ टैक्स जो है सेव हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कितनी अर्निंग्स ऐड करते हैं, तो अर्निंग्स हमारी यहाँ पे ये नहीं कि कुछ आएगा तभी अर्निंग्स है, कुछ ऑलरेडी जा रहा था, इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही थी, अब वो नहीं जाएगी तो वो भी तो अर्निंग ही हुई मेरी, कुछ आउटफ्लो बच गया तो दैट इज ऑल्सो माई अर्निंग। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, इंटरेस्ट 1 - टैक्स इज माई अर्निंग्स, ठीक है। तो मतलब अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, इक्विटी शेयरहोल्डर में, तो हम कहेंगे भाई ये इंटरेस्ट की सेविंग्स आएंगे नेट ऑफ टैक्स, और नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर जितने इशू हो रहे हैं हमें इनको, तो उतना हम जो है डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक इशू है। अब प्रेफरेंस शेयरहोल्डर थे, तो इनको क्या जाता होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जाता होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी में, तो इनको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जाएगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जाएगा तो ये भी मेरी क्या होगी, सेविंग्स होगी। तो ऐसा सिनेरियो जहां पे मेरा आउटफ्लो रुक जाता है, ठीक है, या फिर मेरे पास इनफ्लो में कुछ आ जाता है, वो मुझे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा अपनी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर फॉर कैलकुलेटिंग माई डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। अब वही थोड़ा सा आईसीआई की भाषा पढ़ लेते हैं, आईसीआई क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहता है कि भाई जो भी नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर है उसको जो है आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो किसी अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट टू द डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर एज एडजस्टेड फॉर एनी एट्रीब्यूटेबल। तो मतलब अगर आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर को सॉरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया तो उसका डिविडेंड की सेविंग को जो है आप ऐड कर दो, इंटरेस्ट को ऐड कर दो, नेट ऑफ टैक्स, ठीक है, चेंज इन द टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, नेट ऑफ टैक्स करके आप जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड कर दो अपनी अर्निंग्स में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर सेविंग्स, राइट। एडजस्टेड आफ्टर द टैक्स अमाउंट ऑफ एनी अदर चेंजेस, अगर कोई टैक्स इंपैक्ट है किसी चीज का तो उसको भी जो है आप जो है यहाँ पे एडजस्ट करोगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो आपके एज इट इज निकलेंगे जो आपके पहले निकल रहे थे, राइट। आ गया ये, ओके। तो यहाँ पे अर्निंग्स की बात ही करिए कि अब डिविडेंड, इंटरेस्ट और कोई टैक्स एक्सपेंस है तो आपको वो जो है ऐड करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें डाइल्यूटिव जो है क्लियर हो जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितने हैं, 1 करोड़ रुपए के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हैं 50 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर है 2, ये कैसे निकाला, इसको भाग कर दिया, ठीक है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, हमने कह दिया कि भाई ये जो है 2 रुपए की अर्निंग्स पर शेयर क्वेश्चन में ही दे दिया। 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, 100 रुपए के 1 लाख, 1 लाख डिवेंचर, सॉरी, ठीक है, 1 लाख डिवेंचर है। ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो 10 में कन्वर्टेबल है तो कितने इनटू 10 कर दूंगा तो 10 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे इनको, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस करंट ईयर का कितना है, 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस, और टैक्स इसके ऊपर कितना दिया हुआ है, बचा रखा हमने 3,60,000 रुपए का। तो अगर बेसिक ईपीएस तो हमें निकाल के दिया ही होगा, हमें क्या निकालना है, डाइल्यूटिव। तो डाइल्यूटिव के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी दी है, 1 करोड़, ठीक है, प्लस इसमें इंटरेस्ट की सेविंग होगी, ठीक है, और टैक्स की जो हमारा ऑलरेडी जा रहा था वो जो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। टैक्स को जो है हम यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर नेट करके दिखाएंगे, बिकॉज इतने से हमारा खर्चा घटेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 3 लाख गए, तो 8,40,000, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 8,40,000 का
ठीक है, 8,40,000 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, नंबर ऑफ शेयर से, विच इज माई व्हाट, विच इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मेरे जो यहाँ पे 10 लाख कन्वर्ट हो गए डिवेंचर इशू होंगे उनसे डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। यहाँ पे डेट्स की बात नहीं करी तो हमने कहा था फर्स्ट डे पे ही हो गया होगा, तो इसलिए हमने जो यहाँ पे डेट्स की बात नहीं करी है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज की। अब ये चीज हमें समझ आ गई, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, अगर हम बेसिक निकालते तो हम क्या बात करते हैं कि भाई जो शेयर उसी टाइम पे इशूड थे, ठीक है, जो ऑलरेडी थे शेयर कैपिटल में, उसी को कंसिडर करो। बट यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को आपको ऐड करना है, ये इशू नहीं हुआ है अभी, बट ये आपको आगे जाके इशू हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे उनको ऐड कर दिया था। तो इसीलिए नीचे एक थोड़ा सा टेबल बता के हमें बता रखा है कि भाई डाइल्यूटिव में क्या फर्क आएगा, डाइल्यूटिव में खाली जो आपको पोटेंशियल वाला पार्ट है वो बेसिक के अंदर ऐड कर देना है, तो आपका डाइल्यूटिव जो है निकल आएगा। तो यहाँ कहते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड लास्ट ईयर एंड नॉट येट कन्वर्टेड, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर, हमने डिवेंचर तो इशू किया है बट उसको कन्वर्ट किया नहीं, तो आप क्या करोगे, 1 अप्रैल से लेके एंड ऑफ द ईयर तक जो है आप उसको जो है किसमें मान लोगे, पोटेंशियल में मान लोगे, और एज इट इज ही नंबर को ऐड कर दोगे, जैसे हमने 10 लाख शेयर जो वहां पे ऐड किए, बिकॉज अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुए, कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो तो उस डेट तक ही ऐड होंगे जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, ठीक है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर वर इशूड लास्ट ईयर एंड हैव बीन कन्वर्टेड, तो 1 अप्रैल से लेके जब वो कन्वर्ट हुए हैं टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन एज पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ओके। पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड इन द करंट ईयर एंड नॉट येट कन्वर्टेड, तो जब हमने इशू ही करंट ईयर में किया तो हम बिगिनिंग से थोड़ी ले लेंगे, जब इशू है एंड ऑफ द ईयर तक ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड लास्ट ईयर एंड हैव बीन कैंसल्ड और लैप्स्ड, तो अगर वो इस साल खत्म ही हो गए तो हम डेट ऑफ कैंसिलेशन तक ही उसको लेंगे, तो डेट ऑफ, अगर इशू इंस्ट्रूमेंट ही कैंसिल हो गया तो फिर मैं उसके बाद इक्विटी शेयर तो इशू कर नहीं पाऊंगा, जितने पीरियड के लिए अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन मेरे क्या थे, वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर थे, राइट। आइए आगे आइए, ओके। तो डाइल्यूटिव का मतलब हमें पता चल गया, ठीक है। डाइल्यूटिव हमने क्या कहा था कि सर ऐसे शेयर्स जो मेरे ईपीएस को घटा देते हैं, जो मेरे बेसिक ईपीएस को घटा देते हैं, उसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। जो शेयर्स मेरे ईपीएस को घटा देते हैं हम उसको कहते हैं, वो क्या है, डाइल्यूटिव इम्पैक्ट है उनका, ठीक है, वो डाइल्यूटिव इन नेचर है। बट ऐसे अगर शेयर्स होते हैं जो मेरे ईपीएस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो डाइल्यूटिव है, वो मेरी वैल्यू को कम कर रहे हैं, नहीं सर। तो ऐसे शेयर को मैं डाइल्यूटिव की कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे यही चीज बता रखी है, अगर वो अर्निंग्स डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, अर्निंग्स को डिक्रीज करते हैं, तभी वो डाइल्यूटिव है। अगर वो अर्निंग्स इंक्रीज करते हैं तो वो क्या एंटी डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव निकालोगे नहीं निकालोगे, ठीक है। अगर वो इंक्रीज करते हैं लॉस को तो वो डाइल्यूटिव है, अगर वो डिक्रीज करते हैं लॉस को तो वो क्या है, वो एंटी डाइल्यूटिव है। तो हमने एक चीज मान लेनी है अपने दिमाग में, जब हम डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो अगर मेरी अर्निंग को कम कर रहे हैं या फिर लॉस को बढ़ा रहे हैं, तभी हम उसको जो है इंक्लूड करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग अवर डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर, अदरवाइज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके ओके जी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बस एक चीज हमें लास्ट जो पढ़नी है, अगर हमारे पास मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो उस केस में क्या होगा सर। तो हमने क्या कहा कि अगर सपोज आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है, आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा जो मोस्ट डाइल्यूटिव है आप उससे स्टार्ट करोगे। कैसे सर, ये तो आपने बोल दिया कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट फॉर डाइल्यूशन करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर, यहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर, यहाँ लिखते हैं ईपीएस, ओके। सपोज मेरा 10 लाख रुपए की अर्निंग थी, 1 लाख शेयर थे, तो 10 का मेरा ईपीएस था, मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या था, कन्वर्टेबल डिवेंचर थे और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, ठीक है। इसमें मुझे 1 लाख शेयर इशू करने हैं और 5 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 5 रुपए लेके आ रहे कंपनी के अंदर, राइट। चलो 1 लाख ना करके ना इसको 10 लाख कर देते हैं, तो मिलेंगे 0.5 से पॉजिटिव आ रहा है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेरा 1 लाख रुपए का डिविडेंड बचेगा और 10 लाख रुपए के मेरे वो थे, तो ये आएगा 0.1, ठीक है। अब जो सबसे कम लेके आ रहा है वो मोस्ट डाइल्यूटिव होगा, राइट, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है कि भाई हम डाइल्यूशन की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो जो सबसे कम लेके आ रहा है 0.1 वाला सबसे कम लेके आ रहा है, तो ये क्या होगा, मोस्ट डाइल्यूटिव इन नेचर होगा, ठीक है। तो मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव तक चलेंगे। अगर सपोज ये कुछ नहीं लेके आ रहे होते, ठीक है, तो उस केस में हमारा 0 जो है मोस्ट डाइल्यूटिव होता है, राइट, ठीक है। तो अगर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, तो हम जो करते हैं, क्या करते हैं, टेस्टिंग फॉर डाइल्यूशन करते हैं। टेस्टिंग फॉर डाइल्यूशन में सीक्वेंस कैसे रखते हैं, मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव तक। अब आगे चलते हैं,
यहाँ पे हमने पहले कहा इसको कंसिडर करेंगे जी। हमने कहा भाई 1 लाख रुपए न्यूमरेटर में ऐड होंगे, 10 लाख शेयर जो है डिनोमिनेटर में ऐड होंगे, 0.1 यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, ये अर्निंग्स होगी 11 लाख रुपए की, और ये हो गए 11 लाख रुपए। हमारा ईपीएस कितना आ गया, 1 रुपए। तो अब यहाँ पे हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस को कंसिडर कर लिया। अब सर अगला क्या था, कन्वर्टेबल डिवेंचर थे सर। कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने थे, 5 लाख ऊपर ऐड कर रहे थे, 10 लाख नीचे ऐड कर रहे थे। हमने 16 लाख की अर्निंग हो जाएंगी और 21 लाख के वो हो जाएंगे, तो ये भी हमारा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया। तो मतलब ये भी मेरे ईपीएस को कम करता जा रहा है। और आपको हर स्टेज से देखना है, मतलब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 10 रुपए से कम हुआ, नहीं सर, आपको हर स्टेज पे कम देखना है कि हर स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है। सपोज अगर ये जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता ईपीएस, ईपीएस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता, तो मैं कहता कि भाई मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर को कंसिडर नहीं करूंगा डाइल्यूटिव टेस्टिंग में, बिकॉज इनका एंटी डाइल्यूटिव इफेक्ट है। तो मतलब मैं यहीं को इसी को क्या मान लेता, मेरा डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर, ठीक है, इसी को मैं क्या मान लेता, डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे यही बात करी हुई है ऊपर, अगर मोर देन वन कैटेगरी के क्या है हमारे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, उस केस में आप यही करोगे। एक सेकंड, यस, in considering whether potential shares are dilutive or anti-dilutive, each issuer series of potential equity shares is considered separately rather than in aggregate। जो कि हमने बात करी, हम सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। The sequence in which potential equity shares are considered may affect whether or not they are dilutive। Yes, तो आपको जो है सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अफेक्ट कर देगा किसको, कोई डाइल्यूटिव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए इस चीज को। Therefore, in order to maximize the dilution of basically each issuer series of potential equity shares is considered in sequence from the most dilutive to the लीस्ट डाइल्यूटिव। मतलब जो सबसे कम लेके आ रहा है वो क्या होगा, मोस्ट डाइल्यूटिव इन नेचर होगा, जो सबसे ज्यादा लेके आ रहा है वो क्या होगा, लीस्ट डाइल्यूटिव माना जाएगा करके। ओके, रीस्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो बोनस इशू और शेयर स्प्लिट के केस में आपको रीस्टेटमेंट करनी पड़ती है किसकी, लास्ट ईयर के अर्निंग्स पर शेयर की, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, एक बार के लिए आप लोग रीड आउट ले सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स का आपको रिकंसिलेशन देना पड़ेगा, अर्निंग का रिकंसिलेशन देना पड़ेगा, ठीक है, आपने क्या क्या इंक्लूजन किया ईपीएस कैलकुलेशन के लिए, वो सब आपको जो है बताना पड़ेगा। ये चीजें सारी कुछ हमें दी हुई है किसके अंदर, AS20 के अंदर। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। हमने सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग्स पर शेयर जो है टिक कर लिया है एक एक टॉपिक के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन शॉट में रिवाइज कर पाए अपने एग्जाम से पहले, और आप जो है बेहतरीन मार्क्स लेके आ पाए और अपने पेरेंट्स को जो है प्राउड फील करा पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।